ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं नेहा माहेश्वरी। महिलाओं के लिए निर्भया फंड, हेल्पलाइन नंबर और सुरक्षा के तमाम इंतजाम महज डेमो ही हैं, जिनका रहना बराबर है। जी हां, 24 घंटे के अंदर दिल्ली एनसीआर में महिलाओं की असमत को रौंदने वाले अपराध ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पर करारा प्रहार किया है। न्यूज लाइन में हम दिल्ली एनसीआर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर करेंगे चर्चा। और चैनल 1 न्यूज का सवाल यह है कि आखिरकार महिला दिवस हम क्यों मनाएं? देखते रहिए न्यूज लाइव, क्योंकि वाकई में महिलाओं को अब दिल्ली डराती है। तो दिल्ली एनसीआर में बलात्कार की ताबड़तोड़ घटनाओं से हाहाकार मच गया है। 24 घंटे के अंदर 8 बलात्कार की वारदातों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दरिंदों को पुलिस प्रशासन से डर नहीं लगता? क्योंकि अब दिल्ली डराती है। किसी शायर ने खूब कहा है, ना दिला वादों और दावों का भरोसा, इन भरोसों से अब लगता है डर। महफूज रखने का वादा हर रात सपनों की तरह टूटता है। दिन रात मस्त रहने वाली दिल्ली अब कचोटती है। डर लगता है सड़कों पर निकलने से। न जाने कौन सी नजरें अब उन्हें खूंखार भेड़ियों की तरह नोचने के इंतजार में है। दिल्ली, जिसे कहते हैं दिले, जहां दिल है, लेकिन अब दिल्ली को नजर लग गई है। नजर उन लोगों से जिनकी एक जमात दिल्ली को शर्मसार करती है। 24 घंटे के अंदर दिल्ली एनसीआर में 1-2 नहीं बल्कि 8 बलात्कार की खबरों ने महिलाओं की सुरक्षा के वादों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। दिल्ली एनसीआर से 8 बलात्कार की खबरें हैं। ये 8 मामले वसंत कुंज, रोहिणी, आनंद विहार, वेलकम, गोकुलपुरी, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव के हैं। जगह अलग अलग भले हो, लेकिन हर जगह जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं, उससे एक बात तो आईने की तरह साफ है कि महिला की सुरक्षा महज बयानबाजी तक ही सीमित है। नेताओं की बयानबाजी खत्म होने के बाद जैसे महिलाओं की सुरक्षा भी खत्म हो जाती है। पहला मामला रोहिणी का है, जहां एक लड़की ने गैंगरेप का केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। रोहिणी गैंगरेप केस में कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दक्षिण दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में एक 20 साल की युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। युवती को मंगलवार की रात प्रिया सिनेमा के पास करीब 12:30 बजे 2 युवकों ने किडनैप किया और फिर 3 लोगों ने गैंगरेप किया। आनंद विहार से भी गैंगरेप के मामले ने हड़कंप मचा दिया। आनंद विहार में 8 साल की मासूम के साथ गैंगरेप के बाद उसे कड़कड़डुमा इलाके में फेंक दिया गया। पुलिस हर बार की तरह जांच में लगी हुई है। वहीं यमुना पार के वेलकम इलाके में एक 25 साल की युवती के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। चलती कार में युवती को बेहोश करने के बाद युवती की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया, जबकि गोकुलपुरी इलाके में 16 साल के एक लड़के ने चाकू का डर दिखाकर 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़ित युवती के मुताबिक उसे 4 युवकों ने जबरन कार में बैठा लिया, फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया।
वहीं गुड़गांव के डीएलएफ फेज 2 इलाके में कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं गाजियाबाद से भी गैंगरेप की खबर है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में महिला दिवस से ठीक पहले महिलाओं के खिलाफ जुर्म में इजाफा हुआ है, उससे दावों और हकीकत का फर्क सबके सामने आ गया है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो ये हाल है दिल्ली एनसीआर का। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में क्या हो रहा होगा। आखिर कब करेंगे महिलाओं की इज्जत और कब रुकेगा ये सिलसिला, ये सवाल सबके सामने है। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं चैनल 1 न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक साहब, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगी बीजेपी सांसद सरोज पांडे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत चैनल 1 न्यूज में। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे मलिक साहब का। मलिक साहब, बड़ा सवाल, महिलाओं की इज्जत की बात की जाती है, इज्जत दी जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उन्हें तवज्जो दी जाए, ये बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं और लगातार करते रहे हैं। लेकिन इन वारदातों को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि क्या वाकई में ये कभी संभव हो पाएगा? कब करेंगे हम महिलाओं की इज्जत? नहीं, जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही हैं और खासकर दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और लगातार घट रही हैं। आपने जो रिपोर्ट दिखाया जिसमें 8 घटनाओं का जिक्र है, ये वो घटनाएं हैं जो ऑलरेडी पुलिस में कंप्लेन जिसकी फाइल हो चुकी। इस तरह कई घटनाएं हो सकती है जिसकी पुलिस में कंप्लेन फाइल भी नहीं हुई। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में आपकी रिपोर्ट में भी जो दिखाया गया कि दिल्ली के अलावा देश भर में इस तरह की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। और ख़ासकर 16 दिसंबर के बाद जब देश में एक लड़की के साथ दिल्ली में एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ और उसके बाद पूरा देश जो सड़कों पर आया, उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है तो इसमें जो हमारी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं और पुलिस और प्रशासन, सब पे एक बड़ा सवालिया निशान है नेहा जी। और उन जो सत्ता चला रहे हैं, जो विपक्ष में हैं, जो सरकारी अमले हैं, जो प्रशासन में हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उसको बहुत गंभीरता से इस पे विचार करना होगा। और खासकर जब हम महिला दिवस की पूर्व संध्या पे आज जब इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, महिलाओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं। लेकिन महिलाओं के साथ जो कुछ भी आज हो रहा है, इस बात को अगर कोई समझ सकता है तो एक महिला से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, उसकी टीस समझ सकता है। अग्निमा जी हमारे साथ हैं। अग्निमा जी, जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने है, क्या कहेंगे आप? नेहा, इसमें जिस तरह के अभी पूरा 3 महीने भी नहीं हुए हैं जो 16 दिसंबर की जो घटना हुई है, उसके बाद ऐसा लग रहा था जो जिस तरह से एक आंदोलन खड़ा हुआ था और यूथ एक बाहर निकल के आया था, ऐसा लग रहा था कि लोग जागेंगे इस पूरे जिस तरीके से जो इतना उसके साथ जिस तरह से बुरी तरीके से जो हुआ था। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि बेसिक बात वही घूम फिर के आती है। आप हर साल यही बात करेंगे कि या कोई भी रेप केस होगा कि जो पुरुष मानसिकता है वो जब तक नहीं बदलेगी, और पुरुष मानसिकता बदलने में कोई एक दिन में नहीं बदलने वाली है। ये परिवार की कड़ी से शुरू होगी, माँ बाप से शुरू होगी, वो कैसे संस्कार देते हैं वहां से और किस तरीके से अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, वो मानसिकता तब जाके वो बदलेगी। तो आज जो एक तैयार हो चुकी है जो एक मानसिकता वाला पुरुष जो हम समाज में देखते हैं, कुछ एक हर पुरुष ऐसा नहीं है लेकिन एक बड़ा ऐसा तो लगता है कि कुछ % ही हैं, लेकिन वो जैसे तय कर चुके हैं कि हम ये कोई बहुत बड़ा काम करते हैं और ये सीना बल्कि सीना जोरी दिख रही है। जिस तरीके से 2.5 महीने बाद ये मसला के बाद भी ये जो वारदातें बढ़ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो तय करें हैं कि नहीं, दिखाते हैं हम भी अपने क्रिमिनल माइंड दिखाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अग्निमा जी आपने कहा कि शुरुआत से यहाँ पर बदलाव होना चाहिए, लेकिन अगर शुरुआत तो हो चुकी है, अब क्या अभी भी बदलाव नहीं हो सकता? हमारे साथ सरोज जी जुड़ी हुई हैं। सरोज जी, अगर राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है? दावे करती है, वादे करती है, भरोसा दिलाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन वारदातों के बाद हर बार ये भरोसा टूटता है। क्या कहेंगे आप? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये बात एकदम सही है कि ये सरकार और इस देश की राजधानी दिल्ली में जब हम लोग भी बाहर से आते हैं तो हम लोग भी भयभीत होते हैं। हम अपनी व्यवस्था को लेकर भी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी हम लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। हमें लगता है कि हम ही सुरक्षित नहीं। जब इतना मन में भय हो और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हों कि घटनाएं पे घटनाएं घट रही हों, तो ये बात कहीं ना कहीं सोचने के लिए हम सब जरूर मजबूर हो जाते हैं कि जिनके हाथ में ताकत है और जिनको अपने दायित्वों का निर्वहन करना है वो कर क्या रहे हैं। यदि वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है। हम इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि आप हमें देवी के रूप में मत पूजिए जी, आप हमें दासी के रूप में मत देखिए, बिल्कुल, हमें एक मानवी के रूप में देखिए। बिल्कुल,
और अगर आप हमें मानवीय के रूप में देखेंगे तो आप हमारी संवेदनाओं से परिचित होंगे, हमारी संवेदनाओं को महसूस कर पाएंगे। जी। जैसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, पूरा देश एक बार उद्वेलित होकर, आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरता है, और सड़कों पर उतरने के बाद फिर से उसी जगह पर सरकार उनको इस बात का भरोसा दिलाती है कि अब ये घटनाएं नहीं होंगी। बिल्कुल। ये बात बहुत साफ है कि अपराधियों के मन में कोई डर नहीं है। उन्हें ये बात पता है कि सजा मिलने में बहुत वक्त लगता है, और जब सजा मिलने में वक्त लगेगा, डर खत्म हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि हम इस पर अंकुश पा पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन सरोज जी, जिस तरीके से सरकार की बात हो रही है, सरकार के दावों और वादों की बात हो रही है, सरकार ये तो वादा करती है कि डरने की जरूरत नहीं महिलाओं को और अब उनके साथ ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन वहीं सरकार का ये भी कहना होता है कि अगर इस तरह की घटना होती है तो ये सरकार का कहना होता है कि हर लड़की के पीछे एक कांस्टेबल नहीं लगाया जा सकता। तो क्या ये माना जाए कि चाहे बात निर्भया फंड की करें, हेल्पलाइन नंबर की करें, क्या ऐसी चीजों से क्या अंतर आएगा? कोई ठोस कदम की जरूरत है, ठोस कानून की जरूरत है, इस बात को भी सरकार समझती है। फिर देर किस बात की? फिर वक्त क्यों लग रहा है? क्यों नहीं कोई बदलाव किया जा रहा? निश्चित तौर पर सरकार देरी कर रही है। सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है इस सरकार के पास। उन्होंने बेहद उस समय, जिस समय पूरा देश आक्रोशित था और उद्वेलित था, तो उन्होंने एक अध्यादेश लाने की घोषणा कर दी, एक वर्मा कमेटी बना दी। वर्मा कमेटी ने 29 दिन में अपनी रिपोर्ट दे दी। 29 दिन में उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है, उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में हम लगातार उस रिपोर्ट को देख रहे हैं। आज तक कैबिनेट में, आज भी कैबिनेट की बैठक में वो रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की जा सकी। ये बात बहुत साफ है कि आप किसी कमेटी को बनाते हैं, उसके रिपोर्ट मांगते हैं, उस रिपोर्ट पे आप चर्चा नहीं करा पाते हैं। इनके लॉ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर में बात नहीं हो पाती है। इनके जो लॉ मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, उन दोनों में सामंजस्य नहीं हो पाता है। ये कैसी सरकार है जहां पे इनके मिनिस्टरों के बीच में सामंजस्य नहीं हो पाता है हमारी संवेदनाओं को देखने के लिए, और महिला दिवस पे हमें आमंत्रण देते हैं, आप आइए, कार्यक्रम में आइए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बड़ा सवाल है, क्यों मनाते हैं महिला दिवस? विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई में बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों मना रहे हैं महिला दिवस, जब महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते, इस तरह की घटनाओं को नहीं रोक सकते, जो एक कह सकते हैं, जो इस तरह की वारदातों से साफ होता है कि किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही महिलाओं की अस्मिता का। क्या कहेंगे मलिक साहब आप, हम क्यों मना रहे हैं ये महिला दिवस? क्यों झूठा ये भरोसा दिला रहे हैं महिलाओं को कि अब डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हकीकत क्या है वो सबके सामने है। नहीं, देखिए, सरोज जी ने कुछ बातें जो कही वो राजनीति से प्रेरित भी बहुत सारी बातें। आप सिर्फ किसी एक सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, और ऐसा भी नहीं कि इस देश में कोई कानून नहीं है। कानून है, उसको पालन करने में इच्छा शक्ति नहीं है। अभी आप तरन की घटना ले लें, 2 दिन पहले पुलिस वालों ने जिस तरह से व्यवहार किया, एक लड़की को जिस तरह सरेआम पीटा है, और वहां उनकी वो सरकार में वो शामिल है, भाजपा की सरकार वहां पंजाब में है। सरोज पांडे जी उस महिला के बारे में कुछ नहीं बोल रही, उस महिला के साथ पुलिस में उसने कुछ शिकायत करने गई थी और पुलिस वालों ने सड़क पर दौड़ा के पीटा। यहाँ पर मलिक साहब आपने जिक्र किया है, तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर भी हम बात ही कर लेते हैं। सरोज जी हमारे साथ हैं। सरोज जी, ये बड़ा सवाल उठा है क्योंकि तरन की तस्वीर पूरी जनता ने देखी थी कि किस तरीके से एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ होता है। जी, उसी दिन बिहार में भी महिला शिक्षकों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, और वो शिक्षक बनी महिलाओं पे जिस तरह पुलिस ने, वहां भी इनकी सरकार है, जेडीयू और भाजपा की सरकार बिहार में भी है। बिहार में भी महिलाओं पे पुलिस ने जिस तरह से लाठियां बरसाई, जिसका सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, इन सरकारों को लेके भी सरोज जी अपनी राय जाहिर करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, क्या कहेंगी सरोज जी आप? जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहती हूं कि हमारी भावनाओं को राजनीति से परे देखने की जरूरत है। आपने जहां पर कहा कि हमारी सरकारें हैं, जो भी सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकार सरकार होती है, सरकार का दायित्व होता है। और यदि सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करने में नाकाम है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर वो उस महिला की अस्मिता की सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो ये बात बहुत साफ है। तरन की घटना का मैं निंदा भी करती हूं। कल भी मैं एक चैनल पर इस विषय को लेकर थी, लेकिन मैं ये बात को बहुत साफ कहना चाहती हूं कि जो सरकार नाकाम है, वो सरकार को पद पे रहने का अधिकार नहीं है। जो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता है, उसे पद छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस की, भाजपा की, तमाम लोगों की सरकारों के लिए ये बात बहुत बिल्कुल। लेकिन सरोज जी, ये विडंबना है कि जिस तरीके से आपने जो बात रखी, ये जो सवाल किया, उसके बाद जो जवाब आपका था, भले ही आपकी सोच खुली हुई हो, भले ही आप स्पष्ट बोल रही हो, लेकिन शायद ये सोच तमाम नेताओं की नहीं है, तमाम पार्टियों की सोच नहीं है। क्योंकि अगर होती तो इस तरह की घटना ना होती, और अगर इस तरह की घटना होती है तो इतना वक्त ना लगता कार्रवाई में। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं,
इस देश को आजाद हुए 64 साल हुए। 64 साल में केवल 10 साल विपक्ष की सरकार रही है। विपक्ष की सरकारों में भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां रही हैं, केवल एक पार्टी नहीं रही है। तो विपक्ष जितने मजबूती से दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। 54 साल एक पार्टी की सरकार रही है। यह आरोप कांग्रेस और भाजपा का नहीं है। अंतर को हमें समझना पड़ेगा। 54 साल जिस पार्टी की सरकार रही, राजनीति से अलग हटकर इस विषय को कहना चाहती हूं कि 54 साल में आपने हमें कहां खड़ा किया। सबसे पहले महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावर की बात हुई थी, एम्पावरमेंट की अगर बात हुई थी तो वो हुई थी 1938-39 में। प्रथम योजना आयोग में इसकी शुरुआत हुई। और आज हम 1938-39 के बाद आज कहां पर खड़े हैं। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहती हूं कि जो सरकारें रहती हैं उनके पास बहुत ताकत है। सरकार ताकतवर होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप सरोज जी, बिल्कुल सही कह रही है कि जब सरकार सत्ता में होती है तो उसके पास ताकत होती है, लेकिन ये अंतर भी मिटाना होगा कि केंद्र में अगर सरकार है तो उसी के पास पावर है, राज्य में जो सरकार है उसके पास पावर नहीं। इस पर हम करेंगे चर्चा और इसको लेकर जवाब हम अंग्रिमा जी से लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना,
नाड़ी योग मशीन, ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है, साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 011-3051-900। तो ब्रेक के बाद न्यूज़ लाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां पर एक के बाद एक 8 वारदातें हुई हैं, बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है, महिलाओं की अस्मिता को तार-तार किया गया है। और यही वजह है कि आज अपनी इस चर्चा में हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि जब दिल्ली डराती है और इस तरीके से महिलाओं की अस्मिता को तार-तार किया जा रहा है, तो फिर क्यों हम मनाते हैं वुमेन्स डे। फिलहाल हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ अग्निमा जी हैं। अग्निमा जी, जो ब्रेक से पहले सवाल था कि क्या अगर केंद्र में ही सरकार है तो ही हम पावर में हैं? क्या हमारे पास तभी शक्ति है, तभी ताकत है, तभी पावर है? क्या अगर राज्य में सरकारें होती उनके पास कोई ताकत नहीं होती? नेहा, देखिए, जैसे सरोज जी ने कहा कि जो भी सरकारें हों, अगर वो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करती हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। बात ये होती है कि जो कोई सरकार है वो किस तरह का मैसेज देती है कि एक तो पहले ये होता है कि पुलिस प्रशासन को ठीक रखे, उसमें किस तरीके से अगर इस तरह के मामले आते हैं तो उसमें किस तरह का संकेत देती है। हमेशा ये देखा गया है कि ढील होती है तो अधिकारी पे एक्शन लिया जाता है, लेकिन फिर मामला पीछे छूट रह जाता है। तो ऐसे में एक इच्छा शक्ति की बात आती है राजनीतिक स्तर पे। लेकिन मैं ये इस बहस को थोड़ा सा ये डाइवर्ट करना चाहूंगी कि जो आम जनता अपनी आंख क्यों नहीं खुली रखती है। अभी जैसे गाजियाबाद का एक केस हुआ कि कल वो 2 घंटे तक ऑटो रिक्शा, वो भी नहीं बस में, पिछला तो निर्भया जो कांड था उसमें तो पर्दे लगा दिए गए थे और बस थी, ऊंची बस थी, चलो आधे लोग नहीं देख पा रहे होंगे बाइक से चलते हुए या गाड़ी से चलते हुए, लेकिन इसमें तो वो ऑटो में 2 घंटे तक उसको सड़कों पर घुमाते रहे। पुलिस हर जगह नहीं खड़ी हो सकती, ये ठीक है, लेकिन आम जनता क्या कर रही है? क्या किसी ने देखा नहीं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आम जनता खुद भी तो कोई सहयोग नहीं करती है। तो आप इसलिए ये कहना कि ऑटो में, पहले वाले किस्से पे आप कह सकते हैं, किस्सा नहीं, जो घटना पे कह सकते हैं कि ठीक है, हो सकता है नहीं गया होगा, लेकिन इस पूरे ऑटो में वो कैसे आम किसी का ध्यान नहीं गया बाइक से गुजरते हुए, या बस स्टैंड में कोई बैठा हुआ है उसके सामने से कोई गुजरा इस तरह से ऑटो में। तो ये भी सोचना होगा कि जो आम जनता है कितनी जागरूक है और वो क्यों नहीं कदम उठाती इन चीजों को रोकने के लिए, आगे बढ़ के वो क्यों नहीं शिकायत करती पुलिस को और सजग क्यों नहीं करती है पुलिस को कि इस तरह का। लेकिन यहाँ पे भी विडंबना है, जिस तरीके से अग्निमा जी आपने कहा कि लोग क्यों नहीं जागरूक होते। जब लोगों से बातचीत की गई, जब दिल्ली में गैंगरेप कांड हुआ था, उसके बाद लोगों से पूछा गया कि क्यों वो नहीं जागरूक हो रहे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब कोई पीड़ित लड़की जाती है पुलिस के पास तो उसके साथ क्या बर्ताव होता है, और अगर आप यहाँ पर गवाह बन गए तो फिर आपके साथ क्या हश्र होगा। तो वो गवाह नहीं बनना चाहते, वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी मजबूरियां उनके सामने आ जाती हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। ये एक वजह हो सकती है। मलिक साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात? नहीं, ये बात सही कही आपने कि जो सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम में इस तरह की घटनाओं में पुलिस का जो रवैया होता है वो रवैया बहुत ख़राब होता है, खास किस तरह की महिलाओं के साथ। और शायद यही वजह है कि इस तरह की घटनाओं में बहुत सारे मामले पुलिस में जाते नहीं हैं, और जो जाते हैं वहाँ जो दबंग किस्म के लोग, आप दिल्ली की आप बात छोड़ दीजिए, आप पूरे देश में खास के गांव और कस्बों में जिस तरह के मामले होते हैं और वहाँ पुलिस की जो भूमिका होती है वो बहुत शर्मिंदा कर देने वाली भूमिका होती है। और फिर वही बात कही अग्निमा जी ने, जो बात कही इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। जहाँ आप चुनाव जीतने के लिए आप अपने पहले राजनीतिक दलों को तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपना आकलन करना चाहिए, और इस तरह के लोग लोकसभा में, संसद में इस तरह के लोग हैं जिन पे बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं और वो आज तक बने हुए, उनको हटाने के लिए किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है। बात तो होती है आप राजनीतिक दलों को क्या करना है, क्या किस तरह का नजीर पेश करना है, उन्हें पहले आने होगा। बिल्कुल, सांसद है हमारे साथ सरोज जी, और जो सवाल आपने उठाया है इसका सही जवाब और अच्छे तरीके से सरोज जी जवाब दे पाएंगे। क्या कहेंगे सरोज जी आप? जी सरोज जी, जिस तरीके से बात हो रही है संसद की, संसद के अंदर देखा जाए तो कई ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर खुद बलात्कार के मामले दर्ज हैं, तो कैसे रोकेंगे, कैसे बदलेंगे समाज को हम? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हर बार एक ही जगह पर आके अटक जाते हैं और अपेक्षा केवल एक जगह से उचित नहीं होगी। जी।
जहां तक बदलने की बात है तो शुरुआत हर जगह से होनी चाहिए। जी, जो अभी बात कह रहे थे कि आपके यहाँ पर पुलिस की, हर किसी का रवैया, अगर पुलिस जिस प्रकार के अभी लगातार लोगों का अविश्वास पुलिस के ऊपर एक तरह से स्थापित होता जा रहा है, और अगर ये स्थापित हो जाएगा तो इस देश में अराजकता का माहौल होगा। जी, जहां तक सांसदों की बात है कि बहुत से सांसदों के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे हैं। राजनीति में जब आप रहते हैं तो राजनीति में दांव पेच के तहत बहुत से आरोप लगते हैं। मैं उनको बचाने का प्रयास नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं ये बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूं कि कई बार ऐसे आरोप राजनीति से प्रेरित होते हैं। जी, लेकिन अगर वो आरोप है तो उस आरोप को या तो प्रमाणित होना चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। जहां तक टिकट देने के समय इस प्रकार की जब चीजें आती हैं तो लोग जीतने वाले व्यक्ति को खोजते हैं। जी, ये हर राजनीतिक दल के साथ होता है। जी, ये बहुत सही बात है। लेकिन जब आप किसी जीतने वाले व्यक्ति को खोजते हैं और उसके ऊपर कोई आरोप लगा है और अगर उस पर उसकी ऐसी छवि है जी, तो निश्चित तौर पर उसे टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। जी, बिल्कुल नहीं सरोज जी, लेकिन एक आपने पुलिस की विश्वसनीयता ही नहीं, आप राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता भी खत्म हो चुकी है। और आपने कई बातें कही खासकर लोगों राजनीतिक दलों को लेके, लेकिन आरोप जब लगते हैं और आरोप जब लगाए जाते हैं, हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित होती है, राजनीति में बहुत सारे जोड़ घटाव होते हैं, लेकिन उन ऐसे लोगों को बचाने का काम भी वो राजनीतिक दल ही करते हैं। और ये कहते हैं कि इस तरह के आरोप अभी वो साबित नहीं हुए हैं, जब तक साबित नहीं होते, क्योंकि देखिए अगर अपराध को खत्म करना है राजनीति से तो आपको कोई बहुत ठोस कदम उठाने होंगे और सख्त कदम उठाने होंगे। चाहे कोई आपने बाद में ये बात सही कही कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं देने चाहिए, लेकिन सिर्फ क्योंकि आज जिस तरह का माहौल देश में हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश में देखिए एक मंत्री एक हत्या में शामिल है, इस तरह की कई नज़ीर आपके सामने मिल जाएगी। लेकिन जब तक आप ठोस कदम नहीं उठाएंगे और कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे, इस तरह की घटनाएं होंगी और आप इस तरह के डिस्कशन करते रहेंगे और वहीं फिर वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए आप लोगों को, आपके दल को, चूंकि आप विपक्ष में भी हैं, आपकी भी उतनी ही भूमिका है जितनी की सत्ता पक्ष की है। आपको इसको मजबूती से और गंभीर और चुनाव में कुछ सुधार करने के लिए आप तमाम लोगों को पहल करनी होगी। बिल्कुल मलिक साहब, आपने बहुत सारी बातें कही हैं और इन बातों से बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब हम आगे लेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 से, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, टीवी पर हो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। हो बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4।
कार्यकाल में 4 रे भैया धर्म लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नाड़ी योग मशीन। ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है, साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 011 3051 9000। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज न्यूज लाइन में हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं के साथ होते इस बर्ताव की कि आखिर कौन जिम्मेदार है और कैसे रुकेगा ये सिलसिला, कौन करेगा शुरुआत इन तमाम चीजों को रोकने की। ये बड़े सवाल हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। फिलहाल आंकड़ों पर नजर डालें, क्योंकि सरकार को आंकड़ों की भाषा समझ में आती है और अगर आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा हुए हैं, जबकि 2013 की अभी तो शुरुआती हुई है, लेकिन बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक सर्वे में चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। 2013 में औसतन हर रोज 4 बलात्कार की वारदातें हो रही हैं। इतना ही नहीं, अगर 1 जनवरी 2013 से लेकर 15 फरवरी तक की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में कुल 181 बलात्कार के मामले सामने आए हैं और ज्यादातर घटनाएं कामकाजी महिलाओं के साथ हुई हैं। ना सिर्फ कामकाजी महिलाएं, नाबालिगों के साथ बलात्कार हुआ है, बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। तो आखिर क्या हो रहा है दिल्ली एनसीआर में? इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सीधे रुख करेंगे सरोज जी का। सरोज जी, आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। जिस तरीके से 16 दिसंबर को जब घटना हुई थी, उसके बाद सरकार ने दावा किया था कि अब बदलाव आएगा, लेकिन अगर सिर्फ 1 जनवरी से 15 फरवरी तक की हम बात कर ले तो 181 मामले। क्या कहेंगे आप? बात बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो सरकार है, जो दिल्ली में भी काबिज है, और यूपीए की सरकार है जो केंद्र में भी काबिज है, हर मोर्चे पर नाकाम है। मैं इस बात को बहुत साफ और स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूं कि इस देश के गृह मंत्री छतरपुर के लिए बस में बैठकर उन्होंने एक दिन सड़कों पर निकला और सुरक्षा व्यवस्था को देखने का नाटक किया। तमाम मीडिया चैनल पे आपने उनको देखा। इनके यहां पर पुलिस कमिश्नर अलग बात कहते हैं। दिल्ली प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो कहती हैं कि पुलिस कमिश्नर को हटा देना चाहिए जी। गृह मंत्री उसी दल के हैं, लेकिन उसी दल के गृह मंत्री उनकी बात नहीं मानते हैं और पुलिस कमिश्नर एज इट इज रहते हैं। कुछ चीजें जो गले के नीचे नहीं उतरती। मैंने पहले ही कहा कि जो सरकार है, सरकार के पास ताकत है जी। विपक्ष उसे आगाह करता है जी। और विपक्ष यदि अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रही है
तो मैं शायद अभी यहाँ पर जो मैं चूंकि देख नहीं सकती थी, लेकिन जिन्होंने इस बात को कहा कि विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है, विपक्ष तब जिम्मेदार होता जब उसने इस विषय को नहीं कहा होता। हम बार बार इस विषय को कह रहे हैं, लेकिन जो सरकार है और सरकार बार बार दावा करती है, लोगों की हिम्मत बढ़ती है, अपराधियों को कहीं पर डर नहीं लगता है, डर लगता है तो उन महिलाओं को लगता है। आखिर कहां पर जाके ये चीजें रुकेंगी? ये सरकार अपने वादे को पूरा करने का दम कब भर पाएगी? सरोजी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। कहा और हमने किया। सरोजी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अगर सरकार इतना हंगामा होने के बाद भी कुछ नहीं करती है तो ये सरकार की नाकामी नहीं है, ये नाकामी विपक्ष की है। वो विपक्ष जो शायद इस मुद्दे को उठा नहीं पा रहा, और यही वजह है कि सरकार ने ढुलमुल रवैया अख्तियार किया हुआ है। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं जी। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूं कि विपक्ष और कोई भी राजनीतिक दल, हमारी अपनी बाध्यता है, हम उस बाध्यता के साथ में काम करते हैं। हमने अपने अगर भूमिका का निर्वहन नहीं किया होता तो हम दोषी थे। हमारे यहाँ पर हमारे विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज जी ने इस विषय को लेकर एक विधेयक बहुत पहले लाया था, 16 दिसंबर की उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पहले जी, कि जो भी बलात्कारी है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए जी। लालकृष्ण आडवाणी जी इस बात को बहुत बार बहुत जगहों पर समाचार पत्रों में स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि बलात्कारी को इस बात के लिए फांसी दी जानी चाहिए, सार्वजनिक फांसी होनी चाहिए। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने का विषय है। बात बहुत स्पष्ट है कि लोगों के मन में भय हो। जब भय होगा तो इस प्रकार का कृत्य वो नहीं करेंगे, वो ऐसा कृत्य करने से डरेंगे। अपराधियों के हौसले जो बुलंद है वो नीचे होने चाहिए। आप सुरक्षा देंगे तो कहां से देंगे? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, भय पैदा करना है, लेकिन ये भय आएगा कैसे? अग्निमा जी, ये भय या तो सरकार के कड़े नियम, कड़े कानून की वजह से आएगा, ये भय पुलिस की सख्ती की वजह से आएगा, या ये भय परिवार वालों के संस्कारों की वजह से आएगा? कब आएगा, कैसे आएगा ये भय कि डरे लोग ऐसे कृत्य करने से पहले डरे और महिलाओं की अस्मिता को तार करने से पहले डरे? हाँ नेहा, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो भय की बात नहीं है केवल डरने से, क्योंकि कानून है, फांसी का कानून है, आप किसी की हत्या करते हैं तो फांसी तक जाते हैं, लेकिन हत्याएं रुक नहीं रही हैं। ऐसे कानून आप ला सकते हैं, कड़े कानून ला सकते हैं, अच्छे कानून ला सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही आती है कि इम्प्लीमेंट कैसे होता है। जो केस जब पुलिस बनाती है वो किस तरीके से कोर्ट में उस केस को ले जाती है, अब कोर्ट कितना समय उसमें लगाता है केस में, और सजा कब मिलती है। तो मसले आते हैं, जो पीड़ित होता है वो बिल्कुल ही हार जाता है, थक हार जाता है, और उसका एक कहना चाहिए कि हम भूल जाते हैं उसके उस दुख को। यही कारण है कि जो ये केस अभी बात की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में आएंगे, अब हम ये फिर अफसोस की बात है कि हम 2.5 महीने बाद उसी विषय को बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं। शायद 1 साल बाद करते तो एक हम उन आंकड़ों पे जाते तो फिर हम एक एनालिसिस करते तो मतलब एक खुशी की बात होती कि भाई ये कम हुए आंकड़े, लेकिन यहाँ तो हम 2.5 महीने बाद वहीं के वहीं खड़े हुए हैं जहां पिछले जो निर्भया जो हुआ था कांड। तो ऐसे में आपने जैसे पूछा है कि जो इम्प्लीमेंट जो करना है वो सब स्तर पे होना है, सरकार के स्तर पे होना है, पुलिस के स्तर पे होना है, परिवार के स्तर पे होना है। मेरा इसमें ये मानना है कि परिवार के स्तर पे भी बहुत बड़ी भूमिका है। मतलब मैं ये मानूंगी कि 80% मैं मानूं कि इसमें परिवार की भूमिका है। अगर एक लड़के को हम अच्छे संस्कार देते हैं, हम उसको एक लड़की का सम्मान करना सिखाते हैं, तो हम शायद उस चीज को हम इसको काफी हद तक हम बिना पुलिस किसी ऐसे नए कानून के, बिना पुलिस के, ऐसी ही पुलिस के साथ भी हम एक बहुत अच्छे समाज को हम खुद बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मलिक साहब, जब दिल्ली में गैंग रेप हुआ था, 16 दिसंबर की जो घटना थी उसने सबको झकझोर कर रख दिया था। सड़कों पर न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी उतरे, विरोध किया गया। इसके अलावा तमाम नेता अपने घरों से बाहर निकले और ये कहने लगे कि हमें दुख है, हमारी भी 3-3 बेटियां हैं। सोनिया गांधी ने भी दुख जताया, प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया। लेकिन अगर आंकड़ों को देखें, 2013 के आंकड़ों की हमने बात की, 2 महीने के आंकड़े पेश किए, लेकिन अगर इससे ठीक पहले जाएं, 2012 की बात करें तो एक साल में 650 बलात्कार के मामले सामने आते हैं। और चौंकाने वाली बात देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बदलाव की बात की जाती है, लेकिन 2013 में सिर्फ 2 महीने में 181 घटनाएं, यानी कि पिछले आंकड़ों को भी यहां अगर देखा जाए तो तोड़ते हुए ये आंकड़े नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं भी संवेदना बाकी है? क्या वाकई में इच्छा शक्ति है? क्या वाकई में कुछ बदलाव हो पाएगा? क्या सिर्फ कहने भर से होगा या कुछ कदम उठाने होंगे? नहीं, देखिए इस तरह की चीज़ों में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बदलाव, जो आंकड़े आप बता रहे हैं ये डराने वाले आंकड़े हैं नेहा जी।
और सरोज जी ने जो बातें की बहुत अच्छी लगती है, राजनीति की वो बातें करके उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो राजनीति भी कर रही हैं, वो यूपीए सरकार और कांग्रेस और दिल्ली सरकार। मैं सुषमा स्वराज और आडवाणी जी का नाम भी लिया। मैं 2002 की घटना का जिक्र करूंगा। किसी सुषमा स्वराज ने गुजरात के दंगों के में जो जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और जिन कार सेवकों और जिन स्वयं सेवकों ने किए, उनके फांसी की सजा के लिए किसी सुषमा स्वराज, किसी आडवाणी और किसी सरोज पांडे ने बात नहीं की। उनके लिए भी उसी तरह का होना चाहिए, लेकिन चूंकि उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिला हुआ, पॉलिटिकल एक पूरी की पूरी जमात खड़ी हुई, सरकार खड़ी हुई, इसलिए वहां बलात्कार और सैकड़ों की तादाद में हुई। चाहे दंगे हो या इस तरह की घटनाएं हो, बलात्कार होता महिलाओं की अस्मिता के साथ, चाहे वहां खिलवाड़ हुआ, चाहे दिल्ली में उस लड़की के साथ खिलवाड़। सरोज जी और सुषमा जी को उसके बारे में भी उसी तरह शिद्दत के साथ बोलना चाहिए और गंभीरता के साथ और ठोस के कि वहां जो जिन महिलाओं के साथ जिनके भ्रूण को पेट को काट के भ्रूण को निकाल के जिंदा जलाया गया, उन महिलाओं को भी इंसाफ मिलना चाहिए और उनके कातिलों और उनके जो बलात्कारी उनको भी सजा देनी चाहिए। आप जिन विषयों को कह रहे हैं वो बात सही नहीं है। राजनीति शायद मैं राजनीति में रहते हुए नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर बहुत सरोज जी मेरी बात को आप बताइए कि 2002 में जो दंगे हुए, 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए, अगर इस विषय को कहेंगे कि भाजपा की सरकार ने ये किया, 2002 में जो सरकार ने ये किया, 2002 में जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, क्या आप उसको ठीक मानती हैं? नहीं, आप गलत बातों को क्यों कह रहे हैं बार बार किस प्रकार की, और जिन विषयों को आप कह रहे हैं आपको शायद स्वयं भी नहीं मालूम है। 2002 में जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, क्या वो ठीक है? नहीं, गलत बात मत करिए। नहीं, 2002 में इस विषय को मैं सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं, माफ करिएगा कि 2002 आप राजनीति में नहीं होते हुए आप राजनीति कर रहे हैं, और आप जैसे पुरुषों के कारण ही हम महिलाएं बार बार अपमानित होती हैं। मैं किसी पर आप जैसे पुरुषों के कारण मैं ये बात को कहना चाहती हूँ, राजनीतिक चश्मा आपका है और राजनीतिक चश्मा आप लगाते हैं। 2002 मुझे शर्म आती है आपकी इन बातों को बलात्कार हुए, क्या आप उनको सही मानती हैं? आप उस समय क्या कह रहे थे? उस समय आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ था? नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। उस समय आपने क्यों नहीं कहा? सवाल का जवाब नहीं है। 2002 में जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनको सही मानती है? छत्तीसगढ़ में जो बालिका हॉस्टल में बलात्कार हुआ, उसे मैं ये बात को बार बार कह रही हूँ। आप इस प्रकार की अगर बात करेंगे तो मैं आपकी ऐसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं, लेकिन आप और मैं बहुत स्पष्टता के साथ इस बात को कहना चाहती हूँ कि आप जैसे लोगों के विषय पर मैं राजनीति नहीं करती। मैं राजनीति में आई ही अलग उद्देश्य के साथ में हूं, और राजनीति मैं एक ऐसे परिवार से करती हूं जिसके पूरे खानदान में कोई राजनीति नहीं करता। मेरा अपना सिद्धांत है, इसलिए मैं आपको चुनौती के साथ इस विषय को कह सकती हूं कि आप जैसे पुरुषों के कारण हम महिलाओं का सिर झुकता है। लेकिन 2002 में मेरे जैसे पुरुष नहीं थे। राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। 2002 में गुजरात में मेरे जैसे पुरुष नहीं थे। आपको पंजाब दिखाई देता है, आपको दिल्ली नहीं दिखाई देती है? दिल्ली भी दिखाई दे रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं में दिखाई भी देती उतनी शिद्दत के साथ होनी चाहिए। आंख में आपको प्रधानमंत्री नहीं दिखाई देता है, दिल्ली में भी उतनी शिद्दत के साथ होनी चाहिए। मंत्री नहीं दिखाई देता है। आप किन विषयों को बात करते हैं? लेकिन 2002 के दंगों की बात में गुजरात के बलात्कारियों की सजा देने के बारे में भी आपको कहना चाहिए सरोज जी, और सुषमा जी को भी और आडवाणी जी को भी। घटना की बात कर रहे हैं, मैं वही पूछ रही हूँ कि आप जिस घटना की बात कर रहे हैं उस समय आपके मुंह में दही क्यों जमी हुई? उस वक्त भी आवाज उठाई थी और आवाज उठाई गई थी। क्यों जमी थी? आपने बोला क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं उठाया? सुषमा जी ने क्यों नहीं उठाया? आडवाणी जी ने क्यों नहीं उठाया? उस वक्त दही जमी थी आप तमाम लोगों के मुंह में। पहली बार चुनाव जीत के आई हूँ, झारखंड में पहली बार दिल्ली के किसी जगह पर बैठ के बोल रही हूँ। तो सुषमा स्वराज जी को तो उठाना चाहिए था, छोटी जगह से आती हूँ, क्योंकि बलात्कार होता है, चाहे 2002 के दंगे में हो, चाहे दिल्ली में गैंगरेप, और दिल्ली में जो हुई उसको लेकर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो आपकी बात को सुन लेती शायद, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूँ कि अपने सिद्धांतों पर राजनीति करती हूँ, इसलिए आपकी बातों को सुनने के लिए मैं तैयार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सरोज जी हम और आपकी बातों का ये जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। आपकी तमाम बातों का जवाब देती जी। सरोज जी, हम आपके सिद्धांतों की तारीफ करते हैं। जितने बार जितने विषय रखे, जितने आपने बात रखे, नहीं मेरी बात सुनिए आप पहले जी। जिन विषयों को आप कह रहे हैं मैं आपकी बात तभी सुनूंगी जिस समय आप केवल भाजपा और कांग्रेस के बात पर करके अगर आप मुझे बार बार, और हमसे आप राजनीति की अपेक्षा नहीं करें कहते हैं। हम राजनीति में रहने वाले लोगों से, हमने आडवाणी जी का नाम किस जगह पर गलत लिया? हमने सुषमा स्वराज जी का नाम किस जगह पे गलत लिया? हमने अगर यहाँ के गृह मंत्री की बात की तो कौन सी गलत बात नहीं, आपने ठीक कही, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा था आडवाणी जी और सुषमा जी को गुजरात में जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ उनके बारे में भी बातें करनी चाहिए। आप ये प्रश्न करते हैं बार बार विपक्ष की बात में।
विपक्ष मुझे इस प्रकार से मत बताइए। नहीं, विपक्ष की भूमिका और विपक्ष को सारे लोगों को साथ लेकर चलना होगा। विपक्ष की भूमिका के विषय में आपको बोलने का शायद मुझे लगता है आपकी पूरी बात सुनने के बाद कि आपको आप बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात को सुन के आपकी मानसिकता को टटोल रही हूं। तो आपकी सोच हो सकती है। और आपको मैं देख नहीं सकती हूँ, मेरा दुर्भाग्य है। ये तो आपकी सोच हो सकती है। सरोज जी, जिस तरीके से आपने कहा कि गृह मंत्री को हम नहीं देखते, मुख्यमंत्री को नहीं देखते, प्रधानमंत्री को नहीं देखते, ये मुद्दा सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। हम सरकार का पैरोकार नहीं कर रहे, सरकार की तारीफ नहीं कर रहे, और ये हमारा मकसद भी नहीं कि सिर्फ हमें विपक्ष को घेरना है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं तो यही घटनाएं छत्तीसगढ़ में भी हो रही हैं, यही घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हो रही हैं, यही घटनाएं पंजाब में भी हो रही हैं। तो जितनी जवाबदेही अगर सरकार की बनती है, कांग्रेस की बनती है। दिल्ली से जी, आपने मुझसे पूछा दिल्ली के विषय में। जी, आपने मुझसे देश की राजधानी के साथ साथ केंद्र की यूपीए सरकार जिसने अभी अध्यादेश लाया उस विषय पर पूछा। जी, आप बार बार कहते हैं हम उस विषय पर क्या कहेंगे। हम गुजरात में घटना हुई 2002 में हुई, हम उस पर क्या कहेंगे। तरन तारण की घटना पे मैंने कोई राजनीति नहीं की, बहुत ही स्पष्टता के साथ मैंने बात को कहा। जी जी, आपने स्वीकार किया। जी, मैं आपको ये बात को कहना चाहती हूँ कि मुझे राजनीति में मत घसीटिए। मैं राजनीति में जरूर हूँ, मैं राजनीतिक दल में जरूर हूँ, राजनीतिक दल के प्रति मेरी प्रतिबद्धता जरूर है, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों पर राजनीति करती हूं, इसलिए मैं गलत बात को नहीं सुन सकती। बिल्कुल, राजनीति किसी के साथ नहीं की जा रही, लेकिन सरोज जी बहुत छोटा सा और बहुत सीधा सवाल है कि कौन बदलाव लाएगा। सरकार की बात करें, सरकार का कहना है कि वो काम कर रही है, विपक्ष का कहना है कि हम मुद्दों को उठा रहे हैं, हम सरकार को जगा रहे हैं, लेकिन कहां हो रहा है बदलाव? कौन है जिम्मेदार? ना बदलाव केंद्र में आता हुआ नजर आ रहा है, ना बदलाव किसी राज्य में आता हुआ नजर आ रहा है। कब आएगा, कैसे आएगा और क्या लाने के लिए किया जाएगा? पूरे देश में क्रांति की जरूरत है, इसमें दो मत नहीं है। जी, एक क्रांति की आवश्यकता है। जी, मुझे लगता है कि अब इस बार क्रांति होनी चाहिए। जी, और जिस दिन क्रांति हो जाएगी, महिलाएं सड़कों पर उतर जाएंगी, अपनी सुरक्षा खुद करें। मुझे लगता है कि जीवन में कुछ भी चीज असंभव नहीं है। जी, और जो संभव है वो होता है। जिस दिन हम ये ठान लेंगे कि ये घटना नहीं घटेगी, जी, उस दिन वो घटना नहीं घट सकती। किस सरोज जी, क्रांति की आप बात करें, आपको याद होगा 16 दिसंबर की घटना के बाद भी सड़कों पर उतरी थी महिलाएं, सड़कों पर उतरी थी तमाम पुरुष, उसके बाद तमाम हम चुप रह गए। क्या हुआ? हमारा ये दुर्भाग्य है, हम चुप रह गए। उसके बाद जी क्या हुआ? सवाल यही है कि क्रांति लाने के बाद भी कैसे आगे बढ़ेगा, क्या हुआ? कुछ बदलाव नहीं, बात करनी चाहिए थी जी, और अंजाम वहां पर होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि जब घटना हो तो कानून व्यवस्था अपनी जगह, जी, पुलिस अपनी जगह पर काम करेगी, लेकिन जहां पर जो निर्णय तत्काल में हो सकता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, राजनीति से अलग हटकर, दल से अलग हटकर, जी, लेकिन निर्णय तत्काल और तुरंत होना चाहिए। बिल्कुल। और जिस दिन तत्काल और का निर्णय होना शुरू हो जाएगा, लोगों में भय अपने आप व्याप्त हो जाएगा। बिल्कुल। बलात्कार के बाद व्यक्ति अगर जिंदा चला जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर जिस दिन हमने ये मान लिया जी, और वो जिंदा नहीं जाना चाहिए, अगर हमने ये ठान लिया, तो उससे आपकी घटनाएं रुक जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अग्निमा जी क्या कहेंगे? शुरुआत तो हो, कहीं पर कोई शुरुआत तो करे। बिल्कुल, यही हमारा भी मकसद है, यही हम भी चाहते हैं कि शुरुआत तो हो। कौन करेगा शुरुआत? शुरुआत तो हो, कैसे होगी शुरुआत? अग्निमा जी। हाँ, नेहा, हमारा जो देश का जो सिस्टम है, हम कहें कि घटनाएं एक है विजिलेंस करना होगा पुलिस को और आम जनता, फिर वही बात आती है कि बदलाव की बात आती है। लेकिन जैसे सरोज जी कह रही है कि तत्काल फैसले होने चाहिए इस तरह के मामले। अभी आप देखिए निर्भया में सब चीज काफी स्पष्ट है, लेकिन 2.5 महीना बीत गया, मीडिया भी शायद अब ढीला पड़ गया है कि उस केस में कहाँ पे बात बनी है। हम इस बहस में उलझे हुए हैं कि जिसने इतना क्रूर वहां पे उस लड़की के साथ व्यवहार किया, हम उसकी उम्र 16 से 18 ये सब चल रहा है। एक अलग बहस वो छिड़ी हुई थी बीच में, और 2.5 महीने बाद आज किसी को, शायद आपको और हमको ये नहीं पता कि वो वहां पे क्या अभी मामला है। तो ऐसे में जब तक मीडिया इस तरह के बड़े इशू, जो ये घटना हुई है उसका ट्रायल ही दिखाए डेली, कुछ इस तरह की चीजें करे, तो मीडिया से भी काफी इसमें जागरूकता आएगी। लेकिन 2.5 महीने में आप कहाँ केस पहुंचे? मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मीडिया की बात की जाती है, मीडिया दिल्ली में हुए गैंगरेप के मामले को और जिस तरीके से चलती बस में जो कुछ भी हुआ वो दिखाता है, तब सरकार की नींद टूटती है और सरकार परिवार वालों से मिलने पहुंचता है। और 2000 अगर जनवरी 2013 से माफ कीजिएगा फरवरी 15 फरवरी 2013 की बात करें, 181 मामले हो जाते हैं, बलात्कार की घटनाएं होती हैं। सरकार कहां गई, किससे मिली? यानी कि सिर्फ क्या मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो मुद्दों को उठाएगी, अगर वो तमाम खबरें सुर्खियां बनी तो सरकार का ध्यान जाएगा, वरना सरकार को कोई लेना देना नहीं किस देश में क्या हो रहा है। नेहा, इसमें मैं ये कहूंगी कि जैसे आप चेहरा छुपा दिया जाता है, मुझे लगता है जो पुलिस ये चेहरा छुपा देती है आरोपियों का, बलात्कारियों को तो चेहरा सब दिखाना चाहिए और पूरा मीडिया को, और लगे तो जैसे सरोज जी की जो भावना हुई है कि उनको वहीं पे पीटा जाए, मारा जाए, शायद उनका ये कहना था, वो शायद एक उसमें पूरी तरीके से उन्हें खुलकर थोड़ा झिझक रही थी, तो
चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसे आरोपों चेहरे दिखाए जाने चाहिए। मीडिया को भी मैं कह रही हूँ कि एक रोल काफी अच्छा वो करता है, लेकिन उसको फॉलो अप करना चाहिए डेली। उसको इस तरह के मसले हैं, जब तक जागरूकता नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा? कोई किसी का डर नहीं होगा। पुलिस भी थोड़े दिन में ढीले पड़ जाती है, पूरा सिस्टम ही ढीला पड़ जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। क्या कहेंगे आप मलिक साहब? हाँ नहीं, जिस तरह पूरे इच्छा शक्ति की कमी बार बार जिसकी बात कही जा रही है कि मीडिया का तो अपनी की जिम्मेदारी, और मीडिया अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है, लेकिन मीडिया के साथ साथ जो चीज़ें हैं जो जिन पे इस देश को चलाने की जिम्मेदारी है, इन देश, और उसके बाद जो पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है, और आम लोगों की, अग्निमा जी ने जिस सवाल को उठाया था शुरू में कि आम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आम लोग इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो अगर कोई घटना हो रही है, जो ऑटो का जिक्र किया कि कल 2-3 घंटे ऑटो घुमाता रहे बसों में, हो सकता है, लेकिन इस तरह की वो अपने निर्वाह नहीं कर पा रही, तो आम लोगों में भी एक अलग तरह एक झिझक है। और शायद ये पुलिस के रवैये की वजह से सारी चीजें, कि पुलिस चूंकि जिस तरह से टॉर्चर करती है लोगों को, पीड़ितों को और इस तरह के लोगों को, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और तमाम राजनीतिक दलों में होना चाहिए, वो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो और दूसरी राजनीतिक दलें हो। भले सरोज पांडे जी ये मानती हूँ कि मैं पुरुष में और पुरुषवादी सोच का हूँ, लेकिन उन्हें मेरे बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं राजनीतिक दलों का चरित्र को जानता हूँ। सारे राजनीतिक दलों का चरित्र एक जैसा है, कहीं कोई सत्ता में है, कहीं कोई सत्ता में है, इसलिए किसी राजनीतिक दलों पर आज लोगों को भरोसा नहीं रहा है। सब पे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इसलिए जो भी हो, जिस तरह की चीजें भी हो, वो तुरंत आनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सरोज जी ने कहा कि तुरंत उनको वहीं हत्या कर देनी चाहिए। हम ये भी क्या कानून को अपने हाथ में लेना हमारे लिए, हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है? इस पे सवाल है। आप किस तरह का एक राजनीतिक दल की सांसद अगर ये कह रहे हैं कि उसकी हत्या वहीं कर देनी चाहिए, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि एक सांसद कितनी गंभीरता के साथ, किस बड़े सोच के साथ इस तरह की बात करते हैं। हमारे फिर तो कानून व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, न्यायालय को खत्म कर देना चाहिए, फिर तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है, उसके साथ फौरन जयपुर की घटना आपके सामने, 15 दिन के अंदर एक रेप केस में ट्रायल हुआ फास्ट ट्रैक कोर्ट में, 15 दिन के अंदर वो एक फैसला हो गया। इस तरह की घटना होना चाहिए, लेकिन वही उसकी हत्या कर देनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि बहुत व्यवहारिक। बिल्कुल, सवाल का जवाब सरोज जी दे पाएंगे। सरोज जी क्या कहेंगे आप? जिस महिला के साथ में बलात्कार होता है उसके विषय में क्या कहिएगा? वो तो बलात्कार के साथ ही उसकी हत्या हो गई रहती है। बिल्कुल। और ये बात बड़ी खराब लग रही है कि वहीं पर हत्या कर देनी चाहिए, और एक सांसद हूं इसलिए इस विषय को नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इस विषय के साथ साथ मैं एक महिला भी तो हूँ। नहीं, महिला है, लेकिन कानून व्यवस्था, फिर इस देश में कानून व्यवस्था नहीं रह जाएगा सरोज जी। आप ठीक है मार दीजिएगा, फिर तो आपकी कानून व्यवस्था कहाँ चली गई? 16 दिसंबर को आपकी कानून व्यवस्था कहाँ चली गई? कल ये जो आंकड़े अभी बताए गए, वो कानून व्यवस्था का कौन सा परिदृश्य दिखाता है? ये तमाम आप लोगों पर भी सवाल है, तमाम राजनीतिक दलों पर सवाल है। कुछ तो शुरुआत करने दीजिए। हाँ, कुछ, लेकिन हर विषय को केवल नकारात्मक शुरुआत का तरीका हत्या नहीं हो सकती है। आप अगर संविधान के फिर तो और जिस महिला के साथ में आप जिस महिला की हत्या करते हैं वो बेहतर है। मैं उसका समर्थन कभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या हत्या इसका हल हो सकता है? अगर ये हल है, महिला की पीड़ा का क्या मोल है? नहीं, वो मोल नहीं। मैं ये अगर इसका महिला की अगर पीड़ा का कोई मोल नहीं है तो शुरुआत किसी महिला को ही करनी पड़ेगी। एकदम उसकी पीड़ा से, लेकिन अगर उस हत्या कोई हल है, राजनीति का बहस का नहीं है। सरोज जी की जो भावना है वो हम उनको एक महिला के रूप में उसमें देखें तो गुस्सा एक आम लड़की को यही आता है, तो शायद होना चाहिए और जाहिर है कि तमाम लोगों को होना चाहिए। और ये लंबी बहस है, शायद सरोज जी वो जो एक पीड़ा है उसको शायद प्रकट कर रही है और राजनीति से जुड़ी हैं, तो एक अब वो शायद पहला आपने देखा होगा कि शायद दिल खोल के कह रही हैं, शायद वो आम एक महिला की तरह शायद मेरे को लगता है उनकी वो फीलिंग आ रही है इस वक्त। तो ऐसे में लेकिन यहाँ पे एक बात मैं भी जोड़ना चाहूंगी, जिस तरीके से मलिक साहब आपने कहा कि ये जो बात कही सरोज जी ने कि हत्या कर देनी चाहिए, इसके पीछे भी वजह है। अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि कानून बना दिए जाते हैं, कड़े कानून होते हैं, लेकिन उनका पालन कहाँ होता है, और अगर पालन होता है तो कितने साल लग जाते हैं। तो एक यहाँ पर उसी कानून की वजह से, या ये कहें कि इतना वक्त लगने की वजह से एक इंसाफ मिलने में इतना वक्त लग जाता है, सालों बीत जाते हैं, महिला की उम्मीद टूट जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी की जबान से अगर इस तरह की बात निकल रही तो नहीं लगता कि गलत है। कानून का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। कानून है, यहाँ हर तरह के कानून है। बोला 15 दिन के अंदर जयपुर ने फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसको रेप के मुजरिम को सजा दे दी।
उसको दोषी करार दिया। हर तरह के प्रावधान है, लेकिन दिक्कत यह है कि बलात्कार होता है जब उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल, तो कितना शर्मनाक प्रश्न पूछा जाता है। जरा इतिहास उठा के देखिए, बहुत आपने विषयों को पढ़ा है जी, तो जरा उस विषय को भी देखिए कि उस बलात्कार के बाद में उससे कितने शर्मनाक चीज पूछी जाती है, उसके चिकित्सीय परीक्षण में कितने शर्मनाक चीजें गुजरती हैं। बिल्कुल, उसके बाद भी वो जिंदा रहती है, उस समाज का व्यवहार को लेकर जिंदा रहती है। इसलिए मैंने इस बात को कहा। मैं बहुत सामान्य परिवार से आती हूँ। मैंने एक बात आपको इसलिए कही कि मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मैं बहुत नीचे से आई हूँ। मैं समझ सकती हूँ, उस पीड़ा को मैंने देखा है, उन महिलाओं को भी देखा है। इसलिए मैं इस बात को बार बार कह रही हूँ। मैं आज भी नहीं कहती, मैं सांसद बाद में हूँ, मैं सांसद और राजनीतिक दल की कार्यकर्ता बाद में हूँ, पहले एक महिला हूँ और उस महिला की पीड़ा को हरने की पूरी कोशिश, ईमानदार कोशिश करनी चाहिए मुझे। बिल्कुल जाहिर सी बात है मलिक साहब। नहीं, ईमानदार कोशिश एकदम होनी चाहिए सरोज जी। इस बात से कोई भी संवेदन, लेकिन आप कानून की बात करेंगे तो कानून में मैं वही कह रही हूँ कि आखिर आप मेरी पीड़ा या हम महिलाओं की पीड़ा, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति, कोई भी संवेदनशील, ये थोड़ी कहा कि आप उसको खत्म कर दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई उठा के 3 व्यक्ति ले जाते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति आपकी इस पीड़ा से, क्योंकि हम अपने आसपास देख रहे हैं ऐसे लोगों को। उदाहरण देते हैं, 15 दिन में हो गया, 15 दिन में ऐसे लोग, तो इस तरह की नहीं हो पाती। इसके लिए आप लोगों को पहल करनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज वहाँ गूंजती है, आप संसद में है, वहाँ गूंजती है। आपको शिद्दत, आप जिन बातों को यहाँ उसको आप जितनी जल्दी लोगों को प्रधानमंत्री के सामने किसी की आवाज नहीं गूंजती है। ये कहा जाएगा कि जो सत्ता है, जो उसके पास, देखिए यहाँ बहुमत का है, सरकार के पास अगर एक आंकड़े हैं, सरकार चलती रहती है, गिरने का डर नहीं होता, तो ऐसे में वो सरकार पे आप विपक्ष भी कितना दबाव बनाता है। विपक्ष हर कोशिश होती है, विपक्ष की, चाहे कांग्रेस विपक्ष में आए तो वो भी कोशिश करती है जब भी कोई मसला होता है, या भाजपा हो या कोई भी पार्टियां हो। तो सबसे बड़ी बात वही आती है कि अगर ये सरकार है, उसके किसी चीज का डर नहीं है कि उसकी सरकार चलती रहेगी बिना किसी रंगे के, तो वो ढीली ढाली रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज के 1 घंटे की चर्चा में ये बात तो साफ हो गई है कि सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है, और ये छिपे नहीं है, आंकड़े खुद ब खुद बता रहे हो। जिस तरीके से सरोज जी से बात हो रही थी, विपक्ष की वो नेता है, कहीं ना कहीं इस बात को भी समझने की जरूरत है कि सिर्फ कानून बना देने से अपराध खत्म नहीं होता। कानून का सही तरीके से संचालन हो, उसका पालन हो, और खौफ पैदा हो बदमाशों में, इस तरह के युवकों में जो महिलाओं को सिर्फ जूती समझते हैं, कुचलने की कोशिश करते हैं, उनकी अस्मिता को तार तार करते हैं। उनके दिलो दिमाग में जब डर नहीं पैदा होगा, तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुक पाएंगी। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिलहाल इसी के साथ न्यूज़ 9 में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है?